बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। और आज की वीडियो में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं मोहम्मद आसिफ साहब। आसिफ इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका एंड वेलकम टू द वीडियो। जी थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, आज का जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है, और आसिफ भाई को आज हमने ना किसी खास वजह से अपने इस वीडियो में बुलाया है कि आके हम इनके साथ, ये हमारे साथ मिलके मुल्क के जो हालात हैं उसके ऊपर हम तबादला ख्याल करें और कुछ इनकी राय लें कि उनके ख्याल में मतलब क्या होना चाहिए था, किस तरह के मामला हैं। नाज़रीन, आप जानते ही हैं कि हमारे आजकल के जो मुल्क के माशी हालात हैं वो बिल्कुल तबाहकुन मराहिल में से गुजर रहे हैं। और अगर मैं साथ बात करता जाऊं मुल्क के सियासी हालात की, तो सियासी हालात में भी बस एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। कोई भी सियासी पार्टी है तो वो दूसरी सियासी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए उसकी टांग खींच रही है और दूसरे वाली पहले वाले की खींच रही है। इधर नेशनल असम्बली से लेके हाई कोर्ट तक सारे एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, बेंच बेंच के पीछे पड़ा हुआ है, ये बेंच वो बेंच फलां बेंच। तो इसी तरह देखा जाए इन सारी बातों के दौरान आगे अगर देखें तो तोशा खाना आ जाता है, फिर आ जाता है फौज क्या कर रही है। ठीक है, मतलब किसी भी हाल में देखा जाए तो बहुत ही बुरे हालात जा रहे हैं इस टाइम मुल्क के। लेकिन अगर इन सारी चीजों को एक साइड पे रख के अगर हम बात करें एक उस तबके की कि जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, इतना बड़ा सोशल मीडिया है, इतना बड़ा फॉर्म है, लेकिन कोई भी उस बंदे के बारे में बात नहीं करता। जी हाँ, मैं अब बात कर रहा हूँ उस गरीब की, जो पाकिस्तान की गरीब आवाम है। इन तमाम सियासी हालात के अंदर, इन तमाम मुश्किलात के अंदर, कि जिसमें ना तो पाकिस्तान माशी तौर पे स्टेबल है और ना ही सियासी तौर पे स्टेबल है, तो उसमें इन तमाम इंस्टेबिलिटीज का जो असर है वो एक गरीब आवाम पे या गरीब आदमी पे, उस पर कितना असरअंदाज वो होता है। तो मतलब बात करने का मकसद ये है कि हम गरीब आदमी को भूल चुके हैं, बिल्कुल भूल चुके हैं। हम बात ही नहीं करते, हमें इतना पता है कि गुर्बत हो चुकी है, हम कहते हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन जब बात करने की आती है, उनके हक के लिए आवाज उठाने की बात आती है, तो उसमें सारे खामोश हो जाते हैं। तो हमने कहा आज हम जरा इस बारे में बात करें। तो इसी वजह से हमने आसिफ भाई को बुलाया। तो आसिफ भाई, जो मेरा पहला आपसे क्वेश्चन है जिस बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका इज़हार ख्याल लेना चाहूंगा, वो ये है कि इन हालात के दौरान जो मुल्क के सियासी और माशी हालात इस टाइम चल रहे हैं, इसमें क्या जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको चाइना के दौरे पे जाना चाहिए था, या उनको अपने मुल्की हालात को देखना चाहिए था, उनको स्टेबल करने की जरूरत थी। और सेकंड, इसी के साथ एक और बात वो भी मैं करता चलूं कि आया उनका ये दौरा है चीन के जाने का मकसद क्या है, इसके पीछे क्या मकसद है कि वो उन्होंने चीन का दौरा किया है। जी थैंक यू हमजा भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो है ना मुझे यहाँ पे बुलाया, उसके लिए शुक्रिया। आप जो है ना आर्मी चीफ की जो बात कर रहे हैं ना, बेसिकली आर्मी चीफ जो है ना इस टाइम मामलात को चीन के साथ जो है ना रीसेट करने गए हैं। मतलब किस तरह का अब इसको रीसेट थोड़ा सा करने मैं गए हैं, एक्सप्लेन कर। कौन से मामलात मतलब जी वो जी, मैं रीसेट थोड़ा करेंगे। एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जी 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 जी। जनरल बाजवा के दौर में ना आपने देखा होगा कि भाई चीन से हट करके ना जनरल बाजवा ने अपनी एक इंटरनल पर जो है वो कोशिश की थी, अमेरिका की तरफ पूरा झुकाव झुकाव किया था अपना। जी बिल्कुल। उसमें जो है आपने दो दो वाकयात भी आपने आपको याद होंगे कि जो है ना चीनियों के ऊपर दो हमले भी हुए थे, एक कराची में हुआ था और दूसरा जो है ना वो हुआ था इसमें क्वेटा में, हम्म। जिसकी वजह से चाइना थोड़ा बहुत नाराज भी हुआ था अपना इमरान खान की हुकूमत से। और साथ में एक प्रोपेगेंडा भी आपने देखा होगा कि उस दौर में जो कुछ सियासी जो है ना कुछ पार्टीज ये कह रही थी कि इमरान खान ने जो है ना सी पैक को दांव पे लगाया हुआ है, या जो है चाइना हमसे नाराज है। हम्म। अगर ये सारी चीजें देखें तो ये एक बैकडोर एक गेम चल रही थी असल में। हमारे जो बाजवा साहब थे, जो अब चीजें जाहिर जाहिर हो रही हैं सारी, उनसे ये नजर आता है कि उनकी अपनी एक इंटरनल कोशिश थी कि भी हम चीन से हट करके हम जो है ना वो अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करें और वहीं से हमें फायदा मिलना है। अब जो जनरल आसिम वैसे मुनीर एक साहब चीज हैं, है, सॉरी तो मैं जनरल आपकी आसिम बात मुनीर जो है वो। जी जी। सॉरी मैं आपकी यहाँ बात काट रहा हूँ। ये है कि मुझे जरा यहाँ पे एक कंफ्यूजन भी है और एक सवाल भी है, अक्सर लोगों का सवाल भी है, मे भी हमारे जो नाजरीन हैं उनमें से भी किसी का सवाल हो कि भाजपा साहब का झुकाव अमेरिका की तरफ क्यों का, क्यों क्यों अगर देखा जाए तो इस टाइम पे
पूरी दुनिया में चाइना माशी तौर पे काफी स्ट्रांग जा रहा है और उसको माना जा रहा है कि अगली सुपर पावर चाइना हो सकता है। तो उन्होंने चाइना की तरफ क्यों नहीं झुकाव जी किया? हमजा भाई, अगर आप जी अगर आप देखें ना, पीछे पीछे हमारी सारी हिस्ट्री अगर अगर आप पढ़ेंगे ना, तो जितने भी हमारे इवन एस्टेब्लिशमेंट है या जो भी हमारी जो पार्टीज हैं, अपना इसकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन सब का झुकाव अमेरिका की तरफ रहा है। और अमेरिका भी की भी कोशिश रही है कि भाई थोड़ा बहुत दे करके या जो भी है, तो हम जो है मैं जो है ना पाकिस्तान को अपने हाथ से ना जाने दूं। जब हम्म। इमरान खान आया तो उसने नो डाउट अपना जो है वो एक पाकिस्तान की बेहतरी के लिए चीजें देखी, और उसमें ये देखा कि हमारा हमारा किसके साथ चलना बेहतर है। अब होता ये है कि भाई अगर आप अमेरिका के साथ चलते हैं तो वहां आपको थोड़े खतरात भी होते हैं, चाइना के साथ आपको किसी किस्म में कोई खतरा नहीं है। अब अगर ये अपना आसिम जनरल आसिम मुनीर जो गए हैं वहां पे, उसकी दो मेन रीजन है। एक तो यही है कि भाई रिसेट करना है हालात को, और साथ में उनको ये बोलना है कि भाई देखें, जनरल बाजवा ने एक कोशिश की थी, लेकिन अब हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, और पहले भी नहीं था। ठीक है, तो अब हम जो है ना आप ही के साथ हमने चलना है, और उसमें एक थोड़ी सी कोशिश ये भी की जाएगी कि ये जो पीडीएम की हुकूमत बैठी है, इसी हुकूमत को ही लेके चलना है, तो आप हमारे साथ बेहतर तरीके से चलें। और दूसरा इसमें एक मेन पॉइंट ये है कि आपने देखा होगा कि भाई अमेरिका ने एक जो इनके साथ वादे किए थे ना, पीडीएम के साथ, या जो भी इनके इंटरनल जो चीजें हुई थी रजीम चेंज के हवाले से, हम्म। तो वो कोई चीज आप देखेंगे तो आपको पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही उसमें। स्पेशली अगर आप एक चीज को उठा के देख लें कि भी आईएमएफ का प्रोग्राम, तो उसमें भी अमेरिका उस हिसाब से सपोर्ट नहीं कर पा रहा है जो कि उसको करनी चाहिए थी। तो इस वजह से भी जो है ना वो थोड़ा सा झुकाव आप देख रहे हैं कि भी हमारा दोबारा जो है ना वो आर्मी चीफ का चाइना की तरफ हो रहा है। अच्छा, मतलब इसके पीछे एक ये है कि वो सीधा कहें तो उनको राजी करने के लिए वहां पे गए हुए हैं कि हम जो है ना दोबारा जी उनके जी। साथ अपना इत्तेमाद को बहाल कर सकें। जी जी बिल्कुल, वो जो जो गलतियां हमसे हुई पीछे, उन सबको रीसेट करने के लिए बेसिकली ये वो है। बिल्कुल। अच्छा आसिफ भाई, ये तो चले एक बात होगी थी। नेक्स्ट अगर हम अभी आगे देखें हमारे जो मुल्क के सियासी हालात जा रहे हैं इस टाइम पे, हम अगर एक सियासी कशमकश को देखें, उसमें आप देखें यहाँ पे एक बात आ रही है। आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान में जो इलेक्शन होने हैं क्या वो 14 मई को ही होंगे? हालांकि जो पीटीआई है वो तो आ, इस डेट को लेके काफी लचक दिखा रही है। कभी वो कह रही है कि हाँ कर लें, कभी कह रही है कि नहीं सितंबर में भी हो जाए तो बेहतर है। आप क्या कहते हैं? क्या आपको लगता है कि आर्मी साहब दौरे पे गए हुए हैं और उसके साथ अभी जो है यहाँ पे अगले महीने जो सा वो हो जाएंगे, मतलब नेक्स्ट मंथ से इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे? जी हमजा भाई, इस वाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना 14 मई को होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उसकी मेन रीजन ये है कि आप एक फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आप देख लें कि भाई 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने थे, और इस टाइम आइन शिकनी हो चुकी है। आपने मुशर्रफ दौर में देखा था कि उसने आइन को कुछ टाइम के लिए मुअत्तल किया था, तो उसके खिलाफ एक सजा जो है वो तयन कर दिया गया था। इवन के एक फैसला हुआ और उसको आपने देखा कि फांसी की सजा उसको मिल गई थी। तो वो उसने सिर्फ जो है वो मुअत्तल किया था कुछ टाइम के लिए, और यहाँ पे आइन शिकनी हो चुकी है। अब सूरत हाल जो ये है वो ये है कि किसी सूरत भी जो है ना वो इलेक्शन नहीं होने दिए जाएंगे। और जो उसके इसमें रीजन क्या थोड़ा है? सा एक मैं एक मतलब लिंक इलेक्शन आपको इलेक्शन क्यों नहीं बता होने दूं। दिए जाएंगे? इलेक्शन क्यों नहीं होने दिए जाएंगे? हाँ, उसकी मेन रीजन ये है कि भी आप जो इस टाइम जो लोग बैठे हैं ना हुकूमत में, वो आए भी इसलिए हैं हुकूमत में ताकि हम अपने जो है ना वो करप्शन के केसेस और बाकी चीजें ये सारी हम जो है ना वो माफ करवा सकें। हम्म। और उन्होंने आपने देखा होगा कि सबसे पहले आते ही वही काम किया है। और इसके अलावा जितने भी असेंबली में कोई बिल वगैरह पास किए हैं, तो वो सारे अपने ही केसेस माफ करवाने के लिए या अपनी ही आसानी के लिए। लेकिन आपको कोई भी बिल असेंबली में अभी तक आप देख लें, जरा एक रिव्यू कर लें, आपको कोई भी ऐसा बिल नजर नहीं आएगा जो असेंबली में कोई ऐसा पास हो जिससे आवाम का कोई भला हो रहा हो। बिल्कुल इसी ठीक है, तरह तो अभी जो देखें, गवर्नमेंट आ ही सिर्फ अपने जी। हमारे पास एक मिसाल भी है। अभी अगर हम रमजान में देखें तो इन्होंने एक जो अवाम को रिलीफ दिया था आटे वाला, अल्लाह माफ करे, यकीन माने कि आसिफ भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है। औरतें जो सी हैं उनको दिका चानी के अंदर उनके मतलब वो बनाना भी हुई है रोजे की हालत में। बुजुर्गों के ऊपर लोग चढ़ गए हैं, ठीक है, उन मतलब कई लोग जख्मी हुए हैं, इवन के कई लोग जो है ना वो मौत की नींद भी सो गए हैं।
तो मतलब ऐसा रिलीफ देने से तो बेहतर है कि आवाम को रिलीफ ना दिया जाए। और आई थिंक मेरे ख्याल में ये रिलीफ भी उन्होंने सिर्फ इस वजह से दिया था कि आवाम हमारे साथ हो जाए, वो समझे कि जो हुकूमत है वो अभी भी हमारे साथ है, वो हमारी, हम गरीबों की जो है वो हेल्प कर रही है रमजान के अंदर हमें फ्री आटा देके। जी। तो इसमें जो है ना, आपने देखा होगा, पहले आपने सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान में कभी कोई भूख से भी मरा होगा, मरा है। तो नहीं, अभी आज आप तक देख तो रहे नहीं हैं कि सुना। लोग भूख से भी मर रहे हैं। हम्म। जी बिल्कुल। और इसकी मैं एक डेंजरस पॉइंट आपको बताता चलूं, जो मेरा एक अपनी एक असेसमेंट है कि अल्लाह पाक बेहतर करे, कि अगर यही सूरत हाल रही और महंगाई बढ़ती गई तो सूरत हाल ये होगी कि भी लोगों का जो एक अभी, जिनकी कोई 1 लाख सैलरी थी ना, अभी उनका इस टाइम अभी गुजारा हो रहा है। और जिन बेचारों की 30,000 या 25,000 या 1,000 या 20,000 लोग महीने वाले थे ना, तो उनकी तो हालत ही कुछ और होगी। और बेचारे जो मजदूर थे, तो उनके बारे में तो आप गैस ही नहीं कर सकते हैं कि भाई वो कैसे सरवाइव कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। मैं बल्कि यहाँ जी। पे एक चीज का भी इजाफा करता चलूँ। वैसे ही मैं मतलब गुजर रहा था तो रास्ते में एक आदमी ने मुझसे लिफ्ट मांगी कि यार मुझे लिफ्ट दे दो, मैंने आगे जाना है। तो खैर मैंने कभी इस समय बाइक रोकी नहीं है, लेकिन उनके लिए मैंने रोक ली। तो मैंने उनसे पूछा आप क्या काम करते हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं मजदूरी करता हूँ। मैंने कहा आपकी क्या दिहाड़ वगैरह, तो उन्होंने कहा जी मुझे इस टाइम पे 800 रुपये दिहाड़ मिल रही है। ठीक है, तो मैंने कहा अगर हम मतलब आपका ये सीधा सीधा 24,000 बन जाता है, हफ्ते की एक छुट्टी भी होगी तो राउंड फिगर करके 20 कर लो। तो मैंने कहा आपका गुजारा हो रहा है? तो वल आलम उस आदमी की निगाहें ऐसी, उसकी सॉरी आंखों में ऐसा पानी भर आया था कि देख के मुझे खुद शर्मिंदगी हो गई थी। मैंने इनसे क्वेश्चन क्यों किया है? तो मतलब इस टाइम अवाम जो है, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, गरीब की कोई भी बात नहीं करता है। जो भी बात करता है बस वो अपने मफाद की करता है या पैसे वाले की करता है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा आसिफ भाई, आगे आगे चलते हैं हम आगे अपनी वीडियो की तरफ। तो नेक्स्ट अगर हम देखें कि अभी इसमें इसमें मैं एक चीज का इजाफा करता चलूं, हम सब इसमें एक चीज का इजाफा करता चलूं, जी जी बोलें। कि कि आर्मी चीफ का जो विजिट है ना, उसमें अपना चीन का, उसमें एक चीज ये जो मैंने आपको बताया ना कि भाई यही हुकूमत है और ये हम लेके आगे चल रहे हैं, तो आपको ये चीज मंजूर है। अगर यहाँ पे चाइना एग्री कर जाता है, हम्म। तो आपने देखा होगा कि अभी फैसला ये लेट भी हुआ है ना, तो अ, उमर अता बंदियाल साहब ने वैसे भी इसको बड़ा तूल दिया है इस चीज को। हालांकि उनकी कोशिश ये थी कि भी किसी तरीके से जो है ना, ये जमातें जो है ना आपस में बैठ करके कोई एक हल निकाल लें, और फिर हम उसको जो है ना एक कानूनी, वो उनको एक रास्ता दे देंगे ताकि कहीं कोई इंतशार पैदा ना हो। तो इस वजह से उन्होंने अपने हिसाब से तूल दिया। लेकिन अभी जो सूरत हाल ये होगी, अगर चाइना इस बात पे राजी हो जाता है, तो आप देखिएगा कि भी फिर कोई दूसरा रास्ता निकाला जाएगा, और इलेक्शन जो है ना 14 मई को नहीं होने। और उमर अता बंदियाल साहब जो कह रहे हैं ना कि हमने आइन के मुताबिक फैसला देना है, तो वो मुझे नहीं लग रहा कि वो आइन के मुताबिक फैसला दे पाएंगे, उनके ऊपर जितना प्रेशर है या बाकी चीजें अगर हम सामने रखें तो। सही है। अच्छा आसिफ भाई, यहाँ पे एक और चीज भी जरा कंफर्म बताते जाइएगा कि जिस तरह अभी क्या सिराजुल हक साहब हैं, उन्होंने कहा है कि जी पीडीएम और जो पीटीआई है उसको जो है ना लचक दिखानी चाहिए। मतलब ये लचक किस चीज को कह रहे हैं, किस बात को वो लचक लेके चल रहे हैं कि इनका जो वर्ड लचक है वो किस, क्यों कह रहे हैं? मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही है। जी बिल्कुल। हालांकि वो हालांकि सिराजुल हक साहब का तो हमजा काम ही बिन नहीं इससे बनता, वो तो दीन के हैं, उनका तो काम ही इस्लाम है। नहीं, वो इसमें आप हमजा भी एक चीज देख लें, वो एक सियासी पार्टी के रहनुमा भी हैं, लीडर भी हैं, तो उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो किया। और दूसरी बात, अच्छी बात है कि वो इस चीज में इन हुए और एक ऑफर की, और लोगों को, इनको जो दोनों को लचक का यही कहा कि भाई जो है वो, अब जैसे कि भी आपने देखा होगा कि पीडीएम का जो एक आईनी हाथ है इसके ऊपर, पीटीई के ऊपर, कि भी वो उसको थोड़ा हल्का करें, और फिर इसी तरह के जो पीटीई के बयानात हैं वो जरा उसमें थोड़ी लचक लेकर के आए। और थोड़ी सी आपने लचक देखी भी होगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन जिस इसमें एक चीज मैं सिराजुल हक तरह साहब के हवाले इमरान साहब। खान साहब ने जी जी। कहा भी था कि अभी आज का ये बयान है कि हमारे हमें हमारी तरफ से इजाजत है कि अगर इलेक्शन सितंबर में भी हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आज की बात है, मैंने खुद अखबार में पढ़ी थी आज। जी जी, अखबार में आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसमें अगर आप इमरान खान का बयान देखें ना, जो इनकी हियरिंग थी ना इसमें अपना हम्म। इस्लामाबाद में कोर्ट में, तो वहां पे अपना शाह महमूद कुरैशी और जो है फवाद चौधरी को, जो इमरान खान ने कुछ बातें की हैं, उसमें एक ये था कि आप देखें कि अगर ये इलेक्शन कराना चाह रहे हैं तो इनको जो है ना मई में असेंबलियां तोड़नी होगी। अगर ये मई में असेंबलियां नहीं तोड़ते हैं तो फिर आप, इसका फिर कोई फायदा नहीं है। उसकी रीजन ये है कि अगर
ये अगस्त में जाकर के असेंबलियां तोड़ते हैं। अभी असेंबली अगर ये नहीं अपना जो मेन असेंबली है उसको नहीं तोड़ते हैं, वफाक की असेंबली को, तो फिर ये आगे भी इलेक्शन नहीं कराएंगे। हो सकता है ये 2 साल 4 साल या 5 साल इसको आगे ले जाएं। मेन मकसद ये है कि इमरान खान दोबारा इकदार में ना आए। अच्छा, तो आपके ख्याल में इस टाइम जो हालात जा रहे हैं, इस इन हालात में पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो किस सियासी पार्टी के हाथ में होगा? जी हमजा भाई, अगर आप देखें ना तो इस टाइम अवाम में जो है वो बड़ी एक तब्दीली आ चुकी है, जो कि आप अगर इससे पहले चले जाएं, कोई 5 साल 10 साल पहले चले जाएं, तो ये चीज़ अवाम में नहीं थी। तो अभी ये है कि भाई अगर इमरान खान रहता है या नहीं रहता है, एक बार तो पीटीआई ने आना आना है, लेकिन उसके बाद अवाम उस तरफ खड़ी होगी जो कि एक कोई नई पार्टी होगी, या वो पार्टी होगी जिसके ऊपर कम से कम कोई करप्शन के इल्जामात नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप कहें कि नहीं, कल को जो है ना इनका कोई टाइम आ सकता है, अपना नून लीग का पी या पीपी का, तो मेरा अपना एनालिसिस ये है कि भाई इनका टाइम नहीं आ सकता। उसकी रीजन ये है कि अवाम इनको पहचान चुकी है। हाँ, कोई 20% या कोई 10% या 15% या मैक्सिमम कोई 30% लोग इनके साथ खड़े होंगे, लेकिन अवाम इनके साथ पूरी नहीं खड़ी होगी। मतलब आप कह रहे हैं कि जो नून लीग है, उनके साथ अब लोग नहीं खड़े होंगे उनके हालात की वजह से। तो आपके कहने का मतलब है कि फ्यूचर जो नजर आ जी रहा है जी वो बिल्कुल। पीटीआई के हाथ में है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये बताइएगा कि जी जी इसके बिल्कुल। अभी तो फिलहाल पाकिस्तान में टीएलपी और एक और कोई सियासी पार्टी है, उसके अलावा कोई भी ऐसी सियासी पार्टी नहीं जिसका सुना हो कि उसने करप्शन नहीं की। इसमें क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आप टीएलपी में अगर देखें तो आपको करप्शन फिलहाल आपको नहीं मिलेगी, और इसके अलावा अगर आप इसको देखें, सिराजुल हक साहब की जो जमात है, इनको भी अगर आप देखेंगे तो इनमें भी आपको करप्शन नहीं मिलेगी किसी बंदे की। लेकिन ये दो इसमें जमातें हैं। इसमें इसमें हम क्या अश्योरिटी दे सकते हैं कि ये करप्शन नहीं करेंगे? क्योंकि कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इन्होंने हुकूमत को ये समझा हुआ है, जिसके हाथ में चीज आ जाती है वो कहते हैं बस ये मेरी है, उसको वो फिर इस तरह यूज करता है कि जैसे बस आवाम का पैसा नहीं है, हमारा अपना ही है। हालात आप देख लें। अगर मैं यहाँ पे एक और चीज बताऊं आपको, कि अगर हम आजकल अपने बैंकों में जाएं तो वहां पे अगर देखा जाए तो इसको कंपैरिजन अगर हम करें बाहर के मुल्कों के साथ, यूके, यूएसए, यूएई, तो वहां पे जो अवाम है उनको इतना रिलीफ दिया जाता है कि उनको अंदर बिठाया जाता है, वहां पे उनके लिए पानी कॉफी वगैरह सब बैंक की तरफ से होता है। लेकिन यहाँ पे कोई पूछता भी नहीं है, वो कहते हैं जी अवाम बाहर लाइन में खड़ी हो, हम पहले एसी में बैठ के अपनी गप्पे मार लें, हमारे ही पैसों के ऊपर वो पल रहे होते हैं। इसी तरह बस यही है कि जो भी हुक्मरान आता है बस वो आता है, खाता है, बनाता है और चला जाता है। अगर इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में देख लें, कोई भी ऐसा चीफ जस्टिस या कोई भी ऐसा सीनियर है नुमा जो आया हो और उसने अपनी जायदादें ना बनाई हैं। जी हमजा भाई, पहला आपका सवाल था कि कौन आएगा, तो जो है जो भी आएगा तो कैसे वो मुमकिन होगा कि भी वो करप्शन नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी बात ये कि मैंने आपको बताया कि अवाम में अब काफी काफी शऊर हो चुका है, शऊर आ चुका है। और हम्म। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सीन ये तब तक चलेगा जब तक हमारे इदारे जो है ना मजबूत नहीं होते, और कम अज कम इंसाफ हमारा जो है वो मजबूत नहीं होता। ठीक है, और जब तक जो है ना वो इंसाफ नहीं होता, तो ये जिसकी लाठी उसका भैंस चलता, भैंस वाला सीन चलता रहेगा। आइन वो लोग तोड़ते हैं, हमेशा याद रखिएगा, जिनकी अपनी जान पे बनी होती है। अब अगर हम्म। किसी को पता है कि भाई हाँ बस मैं तो इसके बाद खत्म हूँ, मेरा तो सियासी करियर खत्म है, ठीक है, तो वो फिर कुछ भी करने के लिए गुजरता है। तो अब जैसे आपने रिसेंटली एक राना सनाउल्लाह का बयान सुना होगा कि उसने कहा है कि भाई या तो अब इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे। मतलब अब इस हद तक अगर आप सोचने पे चले जाएं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर आप आइन भी तोड़ देते हैं जैसा कि टूटा गया है। सही है। और इसमें इस मुल्क में बेहतरी तब आएगी जब हमारी अदालतें मजबूत होंगी और हमारा जो है वो कानून मजबूत हो जाएगा, और जो हमारा कानून है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो प्रॉपर होगी। सही है। लेकिन इसमें देखिए, कोई भी चीज़ है, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या डिफेंस की बात करें, तो मेरे ख्याल में तो जो आर्मी है उसको जो है ना सियासत में नहीं आना चाहिए, इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। असल में उसमें भी मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा आर्मी का कसूर है, उसमें कसूर जो है ना वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का है, कि इन्होंने कभी भी जो है ना वो अपना जब भी ये आए हैं इक़्तिदार में, इन्होंने कभी भी उस स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया, आर्मी का स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया।
स्ट्रक्चर वही चल रहा है जो बहुत पुराना था, और उसी हिसाब से वन मैन आर्मी, वन मैन शो वाली बात होती है। असल में इसमें एक थोड़ी सी हमारी बात किस्म की है कि जब एक बंदा आता है और उसमें इतनी पावर होती है कि भाई वो समझ लें कि वो गॉड कम्प्लेक्स में जो है ना वो मुब्तला हो जाता है। हम्म। ठीक है, तो अब ये एक अंडरस्टूड सी बात भी है, जब बहुत ज्यादा पावर हो बंदे के पास हो, वो कहे कि बस मैं ही जो है ना सब कुछ हूँ, तो वो समझ रहे उसको फिर चीजें आती हैं कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, कभी वो अमेरिका की तरफ तो कभी चाइना की तरफ, तो ये चीजें आती हैं। लेकिन इसमें कसूर सारा मैं ये कहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज का है। अलबत्ता एक चीज मैं आपको बता दूं कि जनरल हमीद गुल का आपको एक बयान याद होगा कि वो ये बाहर जो है ना, अब जो अमेरिका में हमारे सारे जो जनरल बनते हैं ना, उससे पहले एक वो इनकी एक कोर्स होता है, वो करने जाते हैं अमेरिका में। मैं उसी की तो बात वो कर रहा बंदा हूँ। नहीं गया था, जनरल हमीद गुल। जी जी, वो जनरल हमीद गुल ने एक बयान दिया था, वो कहा था कि भाई जो अब गालबन कुछ ऐसा बयान था कि जो महारत है या जो दिफा है वो वतन की मट्टी से आता है। हम्म। तो अंग्रेज कौन है जो वो मुझे ये सिखाए कि जो है ना वो वतन की मट्टी से मोहब्बत कैसे करनी है। कुछ इस तरह का बिल्कुल। कोई बयान था उसका, तो वो उसने वहां नहीं किया था। तो ये चीज है। तो आप अभी आपके ख्याल में कि अभी जो नेक्स्ट मंथ बजट आने वाला है, उस बजट में महंगाई बढ़ेगी या कम होगी? मुझे तो आसार बढ़ने के नजर आ रहे हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं? बिल्कुल हमजा भाई, अंडरस्टूड बात है कि अगर दूसरा बजट ये लेके आते हैं तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई कम नहीं होने वाली है। उसके रीजन मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो लोग बैठे हैं ना, उनको अपनी ज्यादा फिक्र है, अवाम की कम है। ये बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। उसकी अगर ये इनको अवाम की फिक्र होती ना, तो ये कब का जब ये इमरान खान से इन्होंने गवर्नमेंट ली तो उस टाइम कोई तकरीबन कोई 16 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर पड़े हुए थे, और अभी आपके सामने कोई 2.6 है या 2.4 बिलियन डॉलर पड़ा हुआ है इस टाइम। ठीक है, तो इमरान खान के दौर में आप देखें कि चीजें बढ़ भी रही थी, और फिर बल्कि ये बढ़ता जा रहा था, ये जो हमारा एक इंटर बैंक में जो 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 अमाउंट पड़ी हुई थी। अब जो है ना वो चीज कम होती हुई जा रही है। सही है, मतलब कि इसमें अगर इनको आवाम की इतनी फिक्र जी, अगर मतलब। इनको आवाम की इतनी फिक्र होती ना, तो आप देख लें कि इस टाइम 80 प्लस जो है ना इनके वजीर है। ठीक है, हम्म। 80 प्लस जो है ना वो सिर्फ वजीर रखे हुए हैं। तो इन इन वुजरा को भी कम किया जा सकता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जो खर्चे जिनकी वजह से कम किए जा सकते हैं। अपने ही खर्चे ये कम करेंगे तो तब जाकर के आवाम को रिलीफ दे पाएंगे। अभी आपने कल 27 तारीख थी, कल ही आपने देखा कि कल एक बड़ी अच्छी खासी पार्टी हुई है वहां पे अपना पार्लियामेंट में। हाँ, और बिल्कुल। मैं अभी रिसेंटली को एक पोस्ट पढ़ रहा था, इमरान खान के दौर में तो वुजरा कहते थे इमरान खान को कि जरा रहम करें, आप तो वो बिस्किट भी नहीं खिला रहे हैं हमें। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो लेकिन आलमी मंडियों के अंदर पेट्रोल, अगर कहते हैं जी पेट्रोल और डॉलर की कीमत बढ़ने से जो है ना मुल्क में महंगाई होती है, चलिए माना डॉलर की कीमत बढ़ रही है या कम हो रही है, वो वक्त के साथ चलता है, लेकिन जो पेट्रोल की कीमत है वो तो आलमी मंडी में अभी तो कांस्टेंट है, उसी रेट पे है। लेकिन यहाँ पे फिर पाकिस्तान ने महंगाई क्यों कर दी है इन्होंने? या तो फिर ये है कि जो खजाने इन्होंने खाए हैं वो अभी उन्होंने पूरे करने होंगे अवाम से लेके। हम सब एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो आप बात कर रहे हैं ना पेट्रोल के हवाले से, नो डाउट इमरान खान के दौर से इस टाइम पेट्रोल महंगा है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो इस टाइम सबसे ओवरऑल अगर आप देखें, वर्ल्ड वाइड देखें, तो इस टाइम $1.1 का जो है वो पाकिस्तान में पेट्रोल है, और $1.1 का टर्की टर्की में। टर्की और पाकिस्तान में जो है ना वो प्राइस पेट्रोल की सबसे कम है। इसके अलावा बाकी जितने ममालिक में चले जाए, मैं रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, सब में ज्यादा है। अच्छा। वो एक अलग बात है कि इमरान खान के दौर में इससे भी कम था। जी हाँ, बिल्कुल। और इन्होंने बढ़ाया इसलिए कि भी साउदर्न के जो इस गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा हैं। इनको तो अपने अभी एक्सपेंसेस सबसे पहले कम करने पड़ेंगे। मुझे तो यही लगता है आसिफ भाई के 400 से ऊपर ही जाएगा, ये कम नहीं होने वाला। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। तो ये थे जी आसिफ भाई, इनके साथ हमने अपने इजहार ख्याल किया, जो क्वेश्चंस थे हमारे माइंड में या हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके माइंड में। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में होता है, कोई भी चीज़ पूछनी होती है, तो आप हमें कमेंट्स किया करें। कमेंट में हमसे पूछें, या नीचे ईमेल आईडी पे हमें मेल कर लें। या उसके अलावा कोई भी आपको क्यूरी होती है तो आप हमें हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के कॉन्टेक्ट भी आपको नीचे शो हो रहे होंगे। तो आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया एक बार आपका कि आपने हमें टाइम दिया, हमारे साथ आए, बैठे और डिस्कशन की मुल्की हालात के ऊपर।
इंशाल्लाह आपको दोबारा फिर तकलीफ देंगे और आपको बुलाएंगे अपने वीडियो के अंदर, ताकि आपसे मजीद इस बारे में डिस्कशन की जा सके मुल्क की हालात के ऊपर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक जी जी, नए बड़ी सवालात के मेहरबानी। साथ। मिलते हैं जी अगली बड़ी वीडियो में। मेहरबानी हमजा भाई, आपने मुझे जो है ना इनवाइट किया। जी। नहीं आसिफ भाई, कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के जवाब के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।